ये तब की बात है जब वे स्कूल के छात्र हुआ करते थे। उनकी माँ उन्हें अपने पिता को खाना देने के लिए भेजती हैं। पिता रोपड़ नहर के एक गेस्ट हाउस में बेगार किया करते थे, जो पंजाब में स्थित है। बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि बेगार का क्या मतलब होता है। माँ जवाब में कहती है कि बड़े अधिकारियों की सेवा करना बेगार का काम होता है, जो हम गरीब लोगों को करनी ही पड़ती है। इस बात से वो काफ़ी उत्तेजित हुए। वो गेस्ट हाउस पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनके पिता पसीने से लथपथ हैं। अपने पिता की ये हालत उनसे देखी नहीं गई और वे अपने पिता से आराम करने को कहने लगे। पिता उनको समझाते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी अंदर सो रहे हैं, मैं इस समय आराम नहीं कर सकता। वो लगातार हाथ से चलने वाले पंखे की डोरी खींच रहे थे ताकि अंदर अधिकारियों को ठंडी हवा मिलती रहे। ये तब की बात है जब बिजली से चलने वाले पंखे नहीं हुआ करते थे। तब हाथ से खींचकर चलाने वाला पंखा ही होता था। जिस कमरे में पंखा था उस कमरे के बाहर तक उसकी डोरी जाती थी, जिसे उनका हाथ लगातार खींचे जा रहा था ताकि पंखा चलता रहे, अधिकारी की नींद में खलल न हो। पिता को इस काम के बहुत थोड़े से ही पैसे मिलते थे, जिससे एक परिवार भी नहीं चल पाता था। इस पर भी उनका कहना था कि अगर वे डोरी खींचना बंद कर देंगे तो अधिकारी जाग जाएगा और हमें दंडित करेगा। तब उस बच्चे ने कहा कि दूसरे हाथ में एक छोटा पंखा ले लीजिए और अपने को भी हवा करिए। तो पिता ने कहा कि वे दूसरे पंखे से अपनी हवा नहीं कर सकते। इस घटना ने उस बच्चे को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। समय के साथ साथ उस बच्चे को पता चला कि वो गरीब होने के साथ साथ छोटी जाति का भी था। उन्होंने अपने पूर्वजों के शोषण के बारे में सुना तो ताज्जुब हुआ। इस घटना के 35 साल बाद वक्त करवट लेता है और वो बच्चा संसद के सदस्य के तौर पर उसी गेस्ट हाउस में रात रुकने के लिए पहुंचता है और आधी रात को नींद खुलने पर हड़बड़ा कर उठ बैठता है। लगभग घबराहट की स्थिति में बाहर देखने के लिए दरवाज़ा खोलता है और देखता है कहीं पिता पंखे की डोरी तो नहीं खींच रहे हैं। वो कोई और नहीं, भारतीय राजनीतिज्ञ कांशीराम, जिन्हें बहुजनों का नायक और समाज सुधारक मान्यवर की उपाधि से लोगों ने नवाजा। You would like to know something about my experiences that we can create even casteless society only by becoming rulers of India. More caste to the group of 600 castes known as the Bahujan Samaj. Thank you. आज के स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में कहानी कांशीराम साहब की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। कांशीराम ने अपना पूरा जीवन बहुजन दलितों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए खपा दिया। कांशीराम मान्यवर और साहिब के नाम से विख्यात थे। गांव में जन्मे एक विनम्र व्यक्ति, शिक्षित दलित और एक नेता के रूप में कांशीराम ने ही बुद्ध, सिद्ध, कबीर और रैदास जैसे संतों और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किए गए सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाया। अंबेडकर ने जो सपना देखा उसे वास्तविकता में कांशीराम ने साकार किया, लेकिन अपने तरीके से। और जब मैं कहता हूं कि अपने तरीके से, तो इससे जाहिर हो जाना चाहिए कि बाबा साहब और कांशीराम साहब के विचार एक समान नहीं थे। उनके विचारों में भेद था और इस भेद की चर्चा हम आगे करेंगे। कि कांशीराम में और महाराष्ट्र के दलितों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उससे पहले हम जानेंगे कि एक ब्राह्मण शासित समाज में दलित आंदोलन की शुरुआत कैसे हो सकी। हजारों साल तक जातीय भेदभाव का शिकार हुए दलित जब जागृत हुए, जब उनकी शुरुआती चेतना ने जवाब देना शुरू किया, तब तक 14वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भक्तिकाल के संतों की शिक्षाओं ने दलित विमर्श को केंद्र में लाने का भरसक प्रयास किया। इनमें भी विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में, फिर चाहे वो संत कबीर, रविदास, शिव नारायण हो या 19वीं शताब्दी के शुरू में गुरु घासीदास, इन सब ने जाति व्यवस्था की निंदा की और सभी मनुष्यों की बराबरी की बात कही। उनके द्वारा स्थापित कबीर पंथ, रविदसिया पंथ, शिव नारायणी पंथ और सतनामी पंथों के माध्यम से इन संतों के संदेशों को हर जगह फैलाया जा रहा था। इसी 19वीं शताब्दी में गैर ब्राह्मण आंदोलन के रूप में पूरे देश में ब्राह्मणवाद विरोधी विचार शुरू हुआ। इस आंदोलन के जरिए जाति के आधार पर किए गए भेदभाव और क्रूरताओं के खिलाफ दलितों को एकजुट करना शुरू किया गया। एक ऐसा जन उभार संगठित हुआ जिसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और उनके वर्चस्व को सीधे तौर पर चुनौती देने का काम किया। इसका सबसे पहला उभार बुनियादी तौर पर एक समाज सुधार आंदोलन के तौर पर महाराष्ट्र के सामाजिक क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू किया गया।
उनकी किताब गुलामगिरी हर वंचित और ब्राह्मण ग्रसित वर्ग के द्वारा पढ़ी गई, तो वहीं अंग्रेजी हुकूमत दलितों के लिए एक वरदान साबित हुई। अंग्रेजों ने दलितों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की, जिसे ब्राह्मणों ने हजारों साल तक छीने रखा। कंपलसरी एजुकेशन के साथ साथ सेना में भर्ती होने की सुविधा ने जाति व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया। 19वीं शताब्दी के बीतते बीतते दलितों ने अधिकार जताना और खुद को व्यवस्थित तरीके से संगठित करना शुरू कर दिया। 1920 आते आते एक अच्छा खासा दलित आंदोलन भारत की जमीन पर गति पकड़ रहा था। जाति विरोधी इन अग्रणी आंदोलनों ने सामाजिक सुधार का रास्ता अख्तियार किया और दलितों की आवाज को खाद पानी दिया। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कई विद्रोह हुए। ज्योतिबा फुले जो गैर ब्राह्मण थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज का निर्माण किया। बुद्ध और कबीर के बाद वो आम्बेडकर के तीसरे शिक्षक बने। 1990 में फुले की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके आंदोलन को दूर दराज के इलाकों में फैलाया। शाहूजी महाराज इसी प्रकार के एक समाज सुधारक थे। वे 2 अप्रैल 1894 में कोल्हापुर के शासक बने और फुले के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने समानता स्थापित करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। वे फुले के कार्यों से गहराई से प्रभावित थे और इस तरह 1911 में वो सत्यशोधक समाज के संरक्षक भी बने। अन्य समाज सुधारकों में विट्ठल रामजी शिंदे, गोपाल बाबा वालोकर, शिवराम जनबा कांबले जैसे लोग भी हुए। जब 1920 का वक्त दस्तक दे रहा था, बाबा साहेब आम्बेडकर की दलित आंदोलन में भूमिका शुरू हो रही थी। 1920 का समय पूरे देश में दलितों की शक्ति के संगठित होने का समय था। शुरू के दलित उभारों में पंजाब में आदि धर्म आंदोलन, बंगाल में नमोह शूद्र आंदोलन, तमिलनाडु में आदि द्रविड़ आंदोलन, आंध्र प्रदेश में आदि आंध्र आंदोलन, कर्नाटक में आदि कर्नाटक आंदोलन और उत्तर प्रदेश के कानपुर में केंद्रित आदि हिंदू आंदोलन शुरू हुए। दूसरी तरफ केरल में पुलामा और चेरुमन भी अब खुद को संगठित कर रहे थे। एक तमिल पेरियार पंडित इयोथीथास ने बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने का आंदोलन शुरू किया, जो कि दलितों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ। सारतः ऐसे सभी आंदोलन जो गैर ब्राह्मणों द्वारा शुरू किए गए थे, वे दलित आंदोलनों के साथ इकट्ठे होने लगे। इनमें सबसे बढ़ चढ़कर जो आंदोलन सामने आया, उसका नाम था आदि धर्म आंदोलन। इसकी स्थापना बाबू मंगूराम मुगोवालिया द्वारा पंजाब के होशियारपुर जिले के मुगोवाल गांव में 1926 में की गई थी। जब आदि धर्म आंदोलन ने संत रविदास को अपना लिया, तो इसने निम्न वर्गों, विशेषकर चमारों को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान दी, जो बाद में रविदसिया आंदोलन से जुड़ गए। इसी से मिलता जुलता एक और आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में दलितों को संगठित कर रहा था, वो था आदि हिंदू आंदोलन। यह आंदोलन अछूतानंद द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि वंचित वर्गों से अतार्किकतावाद, उपजातिवाद और अंधविश्वास खत्म किया जा सके। अतार्किकतावाद यानी एक ऐसा नजरिया जो तर्क का इस्तेमाल करके निर्णय लेने के बजाय भावना, विश्वास या अंधविश्वास को महत्व देता है, और उपजातिवाद यानी एक विचारधारा जिसके मुताबिक किसी व्यक्ति की जाति सबसे अहम चीज हो जाती है और उसकी वजह से ही कुछ लोग खुद को श्रेष्ठ समझकर दूसरे अन्य लोगों पर सत्ता स्थापित कर लेते हैं। वास्तव में यह आदि हिंदू आंदोलन आदि धर्म आंदोलन से ज्यादा असरदार और बड़ा साबित हो रहा था। इसने यह भी कहा कि हिंदुओं की तुलना में जो वंचित अछूत लोग हैं, वही भारत के ज्यादा सभ्य, शांतिपूर्ण और असली निवासी हैं। अछूतानंद ने तर्क दिया कि आर्य आक्रांताओं ने आदि हिंदुओं को वैदिक हिंदूवाद मानने के लिए बाध्य किया और इस प्रकार उन्हें उनके भक्ति धर्म से वंचित कर दिया, जिसका वे आर्यों के आने से पहले कदाचित पालन किया करते थे। अछूतानंद को आर्य समाज से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं। उसे उम्मीद थी कि शुद्धिकरण के माध्यम से अछूतों को हिंदुओं की ऊंची जातियों में जगह मिल जाएगी। इसके लिए आर्य समाज ने धार्मिक संवादों और जुलूसों का आयोजन भी किया। स्वामी अछूतानंद ने भी इन कार्यवाहियों में हिस्सेदारी की और इसके दर्शन को स्वीकार किया और शुद्धि सभा के सक्रिय सदस्य बन गए। लेकिन धीरे धीरे आर्य समाज में शामिल कुछ पढ़े लिखे दलितों का आर्य समाज से मोह भंग होने लगा। उन्होंने देखा कि आर्य समाज ने जो तरीका अपनाया था, उसमें अनटचेबिलिटी खत्म होने की जगह वास्तव में अछूतों पर ऊंची जातियों का वर्चस्व बढ़ रहा था। इसके बाद अछूतानंद आर्य समाज के कट्टर विरोधी हो गए। एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, मुसलमानों और ईसाइयों के हमलों से ब्राह्मणवादी धर्म को बचाने की एक चाल के रूप में एक जाल बनाया गया है। इसका दर्शन पाखंडपूर्ण और इसके सिद्धांत एक तरफा हैं। इसका उद्देश्य मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति घृणा फैलाना, हिंदुओं को दास बनाना और उन्हें वेदों और ब्राह्मणों के अधीन करना है। इसके बाद भी कई आंदोलन शुरू किए गए, जैसे आदि हिंदू आंदोलन, जाति पाति तोड़क मंडल बनाया गया, मंगूराम द्वारा शुरू किया गया, और आदि धर्म आंदोलन एक नए धर्म की खोज जैसा था।
वो सांस्कृतिक रूपांतरण करना चाहते थे। उन्होंने खुद को हिंदूवाद से दूर रखा। वे हिंदुओं के कायम वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। आदि धर्म आंदोलन की सोच के अनुसार अछूत भारत के मूल निवासी हैं। पूरे प्राचीन समय में वे प्रसिद्ध थे। इन सबको इतनी क्रूरता और अन्यायपूर्वक तरीके से नष्ट कर दिया गया कि दलित अपनी पहचान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भूल गए। ये आंदोलन मुख्यतः पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जन्म ले रहे थे। यही वजह थी कि कांशीराम के लिए उत्तर प्रदेश की दलित आवाजें एक सबसे बड़े दलित आंदोलन का आधार बनी, जो बाबा साहेब आंबेडकर का सहारा लेकर आगे तो बढ़ा, लेकिन उनके महाराष्ट्र के महार आंदोलन से काफी अलग था। कांशीराम का जन्म रोपड़ जिले के खवासपुर में पिरथपुर बुना गांव में हुआ। 15 मार्च 1934 को वो जन्मे। उनके पिता हरि सिंह और माता बिशन कौर थीं। कांशीराम कभी अछूत रहे चमार जाति से आते थे। उनका परिवार तेरा सिंह, रविदसिया, गोत्रा चाउकरी, रामदसिया सिख पंथ से था। 5वें सिख गुरु रामदास ने चमारों को सिख पंथ में शामिल किया था। चमार जाति के होने के बावजूद उनके परिवार की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। उनके परिवार के पास अच्छी खासी खेती थी। चमड़ा बनाने के कारखाने के अलावा उनका परिवार लीज पर आम का बगीचा भी लिया करता था और आम के फलों को बेचकर आमदनी करता था। कांशीराम के बाबा धेलेराम लाहौर से आर्मी से सेवानिवृत्त फौजी थे। कांशीराम के 3 भाई और 3 बहनें थीं, जबकि कांशीराम 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनका कांशीराम नाम पड़ने के पीछे एक कहानी है। जब बिशन कौर को बच्चा होने वाला था, उसी समय कांशीराम नाम के एक संत गांव में आए हुए थे। गांव के लोगों की उन पर बहुत आस्था थी। उनके प्रवचन लोगों को सुखदाई और समझदारी बढ़ाने वाले लगते थे। बिशन कौर उनके प्रवचन को सुनने नियमित तौर पर जाया करती थी। उस संत ने भविष्यवाणी की कि बिशन कौर एक लड़के को जन्म देंगी जो एक महान नेता होगा और जिसका नाम पूरे देश में फैलेगा और उनके परिवार का नाम रोशन करेगा। जब लड़के का जन्म हुआ तो बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि उसका नाम संत के नाम पर ही रख दिया जाए। कांशीराम 5 साल की उम्र में अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर मलकापुर गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में जाने लगे। दलित बच्चों को उस स्कूल में बहुत सारे भेदभावों का सामना करना पड़ता था। उन्हें अलग बैठना पड़ता था और उनके पानी पीने की बर्तन भी अलग हुआ करते थे। हालांकि सिख धर्म समतावादी था, फिर भी उनके स्कूलों में सामाजिक भेदभाव हुआ करता था। इस भेदभाव से निजात पाने के लिए कांशीराम के परिवार ने खालसा पंथ अपना लिया था, क्योंकि रामदसिया के रूप में वे लोग सिख समुदाय का हिस्सा नहीं माने जाते थे। इस्लामिया स्कूल और डीएवी से स्कूलिंग करने के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से बीएससी करने के बाद 1956 में देहरादून स्टाफ कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए कांशीराम रवाना होते हैं। लोक सेवा आयोग की तैयारी के दौरान जब वे देहरादून में ही थे, तब उनकी मुलाकात श्री गिरयानी नाम के एक लड़के के साथ हुई, जो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर की मौत की खबर सुनकर 3 दिन तक सदमे में था। और इसी माध्यम से कांशीराम को बाबा साहब के जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानने का मौका मिला। अब जानते हैं कि आखिर कांशीराम मान्यवर कांशीराम कैसे बने। कांशीराम कभी बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1957 में सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करके नौकरी की और अगले साल फिर से हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी में, जो पूना में स्थित है, उसमें रिसर्च असिस्टेंट के रूप में नौकरी करने लगे। ईआरडीएल में काम करते हुए घटना ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। ईआरडीएल में बुद्ध जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर सामान्यतः छुट्टी हुआ करती थी, जो कि बाद में कुछ ऊपरी जाति के अधिकारियों के द्वारा बंद कर दी गई और इन छुट्टियों की जगह बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की जयंतियों पर छुट्टी कर दी गई। निचली जाति के कर्मचारी इस फैसले के विरोध में तो थे, लेकिन इसका विरोध करने के लिए किसी में साहस नहीं था। तब एक डी ग्रेड अधिकारी दीना भाना, जो कि राजस्थान में जैसलमेर की भंगी जाति से आते थे, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों पर दबाव डाला जाने लगा और उनसे कहा गया कि वे अपनी नौकरी या छुट्टी, इन दोनों में से कोई एक को चुनें। नौकरी जाने के डर से दूसरे कर्मचारी, जिनमें ज्यादातर महाराष्ट्र के महार थे, पीछे हट गए। दीना भाना अकेले डटे रहे। आत्मसम्मान से भरे दीना भाना ने कहा कि उन्हें छुट्टी तथा नौकरी दोनों चाहिए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। दीना भाना से कहा गया कि वे अम्बेडकर जयंती पर काम पर आएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि वे बाल गंगाधर तिलक और गोखले की जयंतियों पर काम करने आए थे। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुशासनहीनता और वरिष्ठ लोगों के आदेश न मानने का उनके ऊपर आरोप लगाया और नौकरी से निकाल दिया। जो कुछ हो रहा था उसे कांशीराम बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दीना भाना ने नौकरी से निकाले जाने के बाद उदास होकर ऑफिस छोड़ा। कांशीराम ने उनसे पूछा कि वो इसके बाद क्या करेंगे। दीना भाना ने कहा वह आदेश के खिलाफ अदालत जाएंगे।
उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ पैसे हैं लेकिन वे कम हैं, तो कांशीराम ने उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया। वो आगे बढ़ने को प्रोत्साहित हुए और केस दाखिल कर दिया। दीना भाना को कांशीराम के गोरे चिट्टे शरीर और मजबूत कदकाठी को देखकर लगा था कि वे ऊंची जाति के होंगे, लेकिन वो कांशीराम के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कांशीराम से कहा कि अधिकार छीने जाते हैं, मांगे नहीं जाते, मांगने से केवल भीख मिलती है। दीना भाना की घटना ने कांशीराम की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि कैसे ब्राह्मणवाद भारतीय समाज की बुनियाद है। उन्होंने देखा कि कैसे ऊपरी जातियां अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए काम करती हैं। उन्होंने दीना भाना के केस को व्यक्तिगत स्तर पर देखना शुरू किया और पूरी रात केस स्टडी करते रहे। इस केस के लिए वो बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से मिले, सभी को एकजुट करने में लग गए। अपने अधिकारों के लिए उन्होंने एक रैली का आयोजन भी किया। जब आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तब कांशीराम तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण से मिले, जिन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया। इस मामले के दोषियों को निलंबित किया गया और दीना भाना को बहाल कर दिया गया। बुद्ध और आंबेडकर जयंतियों की छुट्टी रद्द करने के आदेश को वापस ले लिया गया। सभी दलित कर्मचारी खुश हो गए और उन्होंने कांशीराम की जय जयकार करना शुरू कर दी। जब यह सब हो रहा था, उसी वक्त ऊंची जाति के सभी अधिकारी कांशीराम को इस बात के लिए सहमत करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें डी ग्रेड के कर्मचारियों के साथ शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे खुद एक अधिकारी हैं और डी ग्रेड के कर्मचारियों और उनके बीच कोई समानता नहीं है। कांशीराम ने उत्तर देते हुए कहा, समानता तो सचमुच में मेरे और दीना भाना के बीच है, क्योंकि दीना भाना भंगी है और मैं स्वयं चमार हूं। दोनों की एक समान समस्या है और यह संघर्ष केवल डी ग्रेड के कर्मचारियों का नहीं है। इस घटना से जो चीजें सामने आईं, उन्होंने हमेशा के लिए कांशीराम की जिंदगी को बदल दिया। वे बहुत सारे प्रश्नों पर विचार करने लगे, जैसे इस देश में हमारी पहचान क्या है, हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, यदि कोई न्यायाधीश, कोई अधिकारी और मंत्री हमारे समुदाय का नहीं है तो कौन हमारी समस्याएं सुनेगा। उनका काम में मन नहीं लग रहा था। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने खारपड़े द्वारा भेंट की गई B.R. आम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे आम्बेडकर के जीवन और मिशन के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके भीतर सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह और मजबूत होने लगा। कांशीराम ने महान समाज सुधारकों जैसे ज्योतिबा राव फुले और शाहू जी के कार्यों और उनकी रचनाओं जैसे गुलामगिरी को पढ़ना शुरू किया। उन सब चीज़ों ने उन्हें एहसास दिलाया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था हजारों साल से मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए कार्य कर रही है और यह व्यवस्था भारत की छोटी जाति के बहुसंख्यक लोगों का शोषण, उत्पीड़न करती है। देश के प्रशासन और शासन को संचालित करने वाले ज्यादातर लोग ऊपरी जातियों के हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का केवल 15% है, जबकि भारत की बहुसंख्यक जनता दरिद्रता और दासता का शिकार है। दलित विमर्श का गहन मंथन करने के बाद कांशीराम इस नतीजे पर पहुंचे कि दलितों के शोषण और उत्पीड़न की वजह यह है कि ये बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं। हर समूह अपने आप में एक समुदाय है। किसी भी एक जाति समूह की स्थिति ये नहीं कि वो अकेले ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ सके। कांशीराम यह समझ गए कि विभिन्न दलित जातियां अपने को जब तक एकजुट बहुजन समाज में संगठित नहीं कर लेती हैं, तब तक वे भारतीय शासन और प्रशासन पर दावा करने में असफल रहेंगी, जबकि इसी रास्ते से आत्मगौरव और आत्मसम्मान प्राप्त होगा। उन्होंने टुकड़े टुकड़े में बटी दलित जातियों को एकजुट करने का मिशन शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन बहुत जल्दी उनको इसका एहसास हो गया कि उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि जाति आधारित असमानता हिंदू समाज में अंतर्भूत है। परिवर्तन धीरे धीरे आएगा और यह परिवर्तन समर्थ लोगों के मजबूत संगठन द्वारा लाया जा सकता है। ऐसे मजबूत लोग पद दलित जनता के उत्थान और सामाजिक व्यवस्था में गहरी जड़ जमाई असमानता के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। वो पूना के कार्यरत और शिक्षित दलित कर्मचारियों का एक संगठन बनाने के लिए काम करने लगे, जो बाद में एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में सामने आया, जिसका नाम बामसेफ रखा गया। बामसेफ बनते ही कांशीराम साहब ने बहुत सारे संकल्प लिए, जिसे 24 पेज के एक पत्र में उन्होंने लिखा और अपने घर भिजवा दिया। उनकी बहन सबरन कौर बताती हैं कि वो पत्र तो अब नहीं रहा, लेकिन कुछ कुछ धुंधला सा उनकी स्मृति में अब भी है। कांशीराम ने इस पत्र में जो भी कहा था, उसमें सबसे पहला संकल्प ये था कि वे कभी घर लौट कर नहीं आएंगे, कभी अपना घर नहीं बनाएंगे। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के घर ही उनके घर होंगे। वो सभी पारिवारिक बंधनों से मुक्त होंगे, अपने संबंधियों से कोई संबंध नहीं रखेंगे और ना कभी शादी करेंगे। उन्हें लगता था कि शादी उनके एक निष्ठ मिशन की दिशा में पूर्ण समर्पण में बाधक बनेगी। इसके साथ साथ वो जन्मदिन, शादी, अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक जुटानों में भी शामिल नहीं होंगे, न ही परिवार की कोई जिम्मेदारी उठाएंगे। इसकी वजह वो देते हैं
क्योंकि पूरे समाज की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। कभी कोई दूसरी नौकरी नहीं करेंगे और आखिरी में उन्होंने लिखा कि वे बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरे किए बगैर कभी शांति से आराम नहीं लेंगे। अब घर का सबसे बड़ा लड़का अधिकारी स्तर की सरकारी नौकरी छोड़ दे और ऐसा पत्र घर भिजवा दे तो धक्का तो लगता ही है। उनकी बहन सबरन कौर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उनके परिवार ने उस वक्त के एक बेहद लोकप्रिय कांग्रेस विधायक की बेटी से उनका विवाह भी तय कर लिया था। इस वाकये से कांशीराम की मां को बड़ा सदमा पहुंचा था। वो कांशीराम का निर्णय बदलने के लिए तुरंत उनके पास पूना के लिए रवाना हो गईं और 2 महीने तक वहीं रुकीं उनके पास। कांशीराम को वापस पंजाब ले जाने के लिए उन्हें तैयार करने की कई कोशिशें करती रहीं। उन्होंने कई तर्क बुने, लेकिन वो अब समझ चुकी थीं कि उनका बेटा अब पूर्णतया बदल चुका है। वो कभी कभार ही बोलता है, सारी रात बैठकर अम्बेडकर की किताबें पढ़ता रहता है। एक दिन ऐसे ही वो बोली, काशिया आधी रात बीत चुकी है, अब जाओ सो जाओ। लेकिन कांशीराम नहीं हिले। तब उन्होंने गुस्से में उनके हाथ से किताब छीन ली और पूछा, वास्तव में इन किताबों में क्या लिखा हुआ है कि तुम रात भर इन्हें पढ़ने के लिए बैठते रहते हो? प्यार और धैर्य के साथ कांशीराम ने उत्तर दिया, माँ, इन किताबों में देश की सत्ता के दरवाजे की कुंजी है। मैं उसी कुंजी को खोज रहा हूँ। कांशीराम अपनी जबान के पक्के थे। वो अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हुए। उनकी एक बहन अचानक मर गई, तब भी वे घर नहीं गए। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए, हालांकि उन्हें सूचना दे दी गई थी कि उनके पिता की अंतिम सांसें चल रही हैं। बड़े पुत्र के तौर पर मुखाग्नि देने उनकी जो जिम्मेदारी थी, उसे उनके छोटे भाई ने निभाया। परिवार को कभी कभार दिल्ली या पुणे में रहने वाले मित्रों या संबंधियों से कांशीराम के बारे में छिटपुट जानकारी मिल जाती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनकी बहन हर साल राखी के त्योहार के अवसर पर उनकी प्रतीक्षा करती और उनकी मां उन्हें देखने के लिए तरस जाती। कांशीराम ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके परिवार को उनसे ढेरों शिकायतें हैं और उनके निर्णयों पर बहुत सारे विरोध हैं, लेकिन वे अपने संकल्प पर दृढ़ थे। कांशीराम की पूरी यात्रा 1950 से 1980 तक 4 चरणों में बांटकर देखी जा सकती है। पहला 1958 से 1964 तक का है, जब उन्होंने पूना से ERDL की नौकरी से अपनी करियर की शुरुआत की। दूसरा, जब उन्होंने दलितों के सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया और 1964 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी समय के आसपास वे RPI यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी अंतिम दिनों में बनाई थी। 1971 में पूना में उन्होंने SC/ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन की स्थापना की, यानी SMCEA की स्थापना। कुछ सालों बाद इसी का नाम बदलकर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी BAMSEF रख दिया गया था। यह कांशीराम के जीवन के तीसरे चरण की शुरुआत थी। अब कांशीराम BAMSEF को राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए रात दिन काम करने लगे। दलित कर्मचारियों को एक झंडे के नीचे संगठित करने के लिए उन्हें 5 साल लगे। 6 दिसंबर 1978 को वे BAMSEF को एक औपचारिक संगठन के रूप में स्थापित करने में सफल हो गए। इसके 3 साल बाद 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 बनाई और 1984 में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई, BSP। इसे उनके जीवन के चौथे चरण की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया जाता है। कांशीराम जब RPI के लिए काम कर रहे थे, तब वो नौकरी में भी थे। पूना में रहते हुए उन्होंने अम्बेडकर द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी ज्वाइन की हुई थी। उसी दौरान महाराष्ट्र में दलित आंदोलन की गिरावट का पहला अनुभव किया गया। नेता अवसरवादी, लालची और स्वार्थी बन चुके थे और RPI के अंदर चलने वाला भीतरी संघर्ष उसके मूल उद्देश्य पर हावी हो चुका था। कांशीराम ने पाया कि RPI के नेता आपस में ज्ञान की बात तो करते नहीं, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उस समय आंदोलन कितनी खराब स्थिति में पहुंच गया था, इसका एक उदाहरण कांशीराम ने दिया। एक बार वे कांग्रेस के दादा साहेब गायकवाड़ और मोहन धारिया से बात कर रहे थे। ये बात होगी 1971 की। तो RPI के 2 सदस्यों ने कहा, 1971 तक गांधी की पार्टी और अंबेडकर की पार्टी में कोई समझौता नहीं हुआ था। हालांकि कुछ सालों बाद कांग्रेस और RPI के बीच सीट साझेदारी पर समझौता हो गया था और संसद की 521 सीटों में से 520 सीटें गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को मिली, जबकि केवल 1 सीट अंबेडकर की पार्टी यानी RPI को दी गई थी। ये सुनकर कांशीराम काफी परेशान हुए, क्योंकि महाराष्ट्र की वो जमीन जहां सैकड़ों साल तक फुले, शाहूजी महाराज और अंबेडकर ने हर हाल में संघर्ष किया, वहां सामाजिक लोकतंत्र डगमगा रहा था। उन्होंने पाया कि अंबेडकर जयंती अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा मनाई तो जाती है, लेकिन ये एक उत्सव में तब्दील हो गई है। इसने अपना मिशन खो दिया है। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अंबेडकर की स्मृति में उनके मिशन के तत्व को फिर से जीवित करेंगे। जीवन के अंतिम दिनों में भीमराव अंबेडकर ने RPI की कल्पना
व्यापक जनाधार वाली एक उदारवादी राजनीतिक पार्टी के रूप में की थी, जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ साथ दलित हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली थी। लेकिन 1956 में अचानक उनकी मौत ने पार्टी को भविष्य की बाधाओं से निपटने की तैयारी का मौका तक नहीं दिया। आरपीआई के प्रभावशाली नेता एक एक करके कांग्रेस में शामिल होते रहे। कांग्रेस ने एक अल्टरनेटिव दलित नेता को भी विकसित कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता यशवंतराव चव्हाण ने इसका रास्ता प्रशस्त किया। उन्होंने न केवल आरपीआई के नेताओं को गठजोड़ के लिए सहमत किया, बल्कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भी दिया। सबसे पहले 1967 में आर.डी. भंडारे आरपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। उनके बाद के.एम. रूपवटे और बी.सी. कांबले ने कांग्रेस की सदस्यता ली। उधर महाराष्ट्र में एक दक्षिणपंथी पार्टी शिवसेना के उभार के विरोध में लोग आरपीआई और कांग्रेस के गठजोड़ को पसंद भी कर रहे थे। साल 2008 आते आते आरपीआई 11 गुटों में विभाजित हो गई। कांशीराम नजदीक से ये सब कुछ देख रहे थे। उनको इस बात का एहसास हो गया कि आरपीआई के माध्यम से दलित समुदाय को संगठित नहीं किया जा सकता। दलित समुदाय की एकता के पक्ष में चेतना विकसित करने का जिम्मा उन्होंने खुद उठाया और कई गोष्ठियां और वार्ताओं का आयोजन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में साइकिल रैलियां निकाली गईं। इसी वक्त जब आरपीआई के दलित नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, उनको केंद्र में रखकर कांशीराम ने एक किताब लिखी जिसे नाम दिया गया चमचा युग, कठपुतलियों का समय। चमचा युग अनुसूचित जाति के उन राजनीतिज्ञों पर एक निर्मम हमला था जिन्होंने अपने निजी हित के लिए अपने समुदाय के हित को बेच दिया था। कांशीराम के अनुसार इन चमचों, कठपुतलियों या दलालों को मुख्य धारा की पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी ने उनके सामने खड़ा किया, उनके सामने जो दलित मुद्दों के असली नायक थे। पुराने जमाने के दलित नेता जगजीवन राम और कांशीराम के समकालीन रामविलास पासवान समेत सभी दलित नेता चमचा की इस परिभाषा के दायरे में आते थे। किताब में तमाम विषयों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण था अंबेडकर और गांधी के बीच 1932 में हुए ऐतिहासिक समझौते पूना पैक्ट के बारे में उनकी विवेचना। अस्पृश्यता के मुद्दे से निपटने के बारे में इस किताब में अंबेडकर और कांशीराम के विचार बिल्कुल अलग अलग मालूम होते हैं। जब कांशीराम पूना में रहते थे तब उनके घनिष्ठ मित्र और सहयोगी मनोहर आटे दो घटनाओं को याद करते हैं। पहला, बहुजनों के हितों के प्रति उनके समर्पण, और दूसरा, मिशन के विस्तार में साइकिल की महत्वपूर्ण भूमिका। ये घटनाएं यह भी बताती हैं कि कांशीराम की उत्तर प्रदेश में भविष्य की रणनीति ने कैसे पूना में आकार लिया था। पुणे में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय के सामने एक पार्क था जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा मौजूद थी। अंबेडकरवादी आंदोलन के बहुत सारे कार्यकर्ता शाम को यहां इकट्ठे होते थे। प्रतिमा के सामने एक छोटा ईरानी होटल था। वहां की चाय बहुत फेमस थी। कार्यकर्ता चाय पीते हुए यहाँ बहस किया करते थे। उन दिनों यहाँ पर किसी को भी दलित आंदोलन के बारे में सभी सूचनाएं आसानी से मुहैया हो जाया करती थी। छुट्टी के दिनों में कांशीराम और मनोहर आटे आधी रात तक बात किया करते थे। उनकी जेब में केवल 2 या 4 रुपए होते थे। चाय की कीमत बहुत कम थी। बहस के दौरान कई कप चाय के खत्म हो जाते थे। जब वे घर वापस लौटते तब तक उनकी जेब खाली हो चुकी होती थी। कांशीराम को यह जगह बहुत पसंद थी। उन्हें लगता था कि वे जब अंबेडकर की प्रतिमा के पास बैठते हैं तो उनका दिमाग बहुत तेज काम करने लगता है। वे बहुजन समाज आंदोलन के बारे में गहराई से सोचते थे। उनके विचारों को सुनकर लगता था कि उन्हें यथार्थ में बदलना असंभव है, लेकिन उनके आत्मविश्वास को देखकर उनके विचारों को स्वीकार करने में असहजता नहीं होती थी। ऐसे एक दिन रात को करीब 11 बजे थे और कांशीराम और मनोहर आटे बात कर रहे थे। ईरानी होटल का मालिक होटल बंद करने जा रहा था, इसीलिए ये लोग बामसेफ के ऑफिस की तरफ बढ़ गए। उन्होंने होटल के सामने अपनी साइकिल खड़ी की और मनोहर आटे ने खुद कांशीराम की साइकिल को लॉक कर दिया था। जब वे दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि कांशीराम की साइकिल गायब थी। साइकिल गायब है ये देख कांशीराम बहुत परेशान हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उत्तेजना में वे साइकिल को इधर उधर खोजने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने साइकिल की ठीक से देखभाल न करने के लिए मनोहर आटे को डांट भी लगा दी। मनोहर आटे को अच्छे से याद था कि उन्होंने साइकिल का ताला खुद बंद किया था, जिसकी चाबी भी उनके पास थी। तो उन्हें ईरानी होटल के वेटर पर संदेह हुआ। होटल के मालिक ने भी तर्क करना शुरू कर दिया और एक तीखी बहस सी शुरू हो गई। काफ़ी संघर्षों के बाद साइकिल आखिरकार मिल ही गई। होटल के वेटर द्वारा साइकिल चुराई गई थी, जो पुलिस बुलाने की धमकी देने के बाद उसने साइकिल वापस कर दी। साइकिल पाकर कांशीराम की आंख एक बार फिर आंसुओं से भर आई, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। ये इसलिए था कि उनके लिए जो चीज़ बहुमूल्य थी
वो खो गई थी और वापस मिल गई, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उन्होंने वेटर को पीटा और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई और वेटर गिरफ्तार हुआ। जब वे वापस आए तो मनोहर आटे ने पूछा उनसे कि एक साइकिल के खोने पे इतनी नाराज़गी क्यों भाई? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए यह साइकिल केवल एक लोहे का वाहन नहीं है, मेरे आंदोलन को गति देने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। मैंने इसकी सवारी करते हुए बहुजन समाज के मिशन को फैलाया है। इसी कारण मैं इसके खो जाने से इतना परेशान था। साइकिल गायब हुई थी तो मुझे लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी खो गई। बामसेफ का एक ऑफिस 1972 में पुणे में खोला गया था। शायद यह दलित आंदोलन का पहला ऑफिस था। कांशीराम और आटे ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ते और रेलवे स्टेशन तक साइकिल से पहुंच रहे थे। स्टैंड से साइकिल उठाते, रास्ते में कुछ खा लेते और इसके बाद अपने ऑफिस जाते और फर्श पर तिरपाल बिछाकर सो जाते। अब यहाँ फिर से एक किस्सा याद आ रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कांशीराम और आटे मुंबई से पुणे पहुँचे। तब लगभग रात के 10 बजे का वक्त रहा होगा। दोनों ने स्टैंड से साइकिल उठाई। स्टेशन से उनका ऑफिस लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर था। लंबा समय, लंबी दूरी। दोनों लोग पुणे स्टेशन के वंदना होटल में खाना खाते थे क्योंकि वहाँ खाना सस्ता था। उन दिनों उनके पास पैसा नहीं होता था। एक दिन आटे ने सोचा कि कांशीराम के पास पैसा होगा और वो लोग खाना खा सकते थे, क्योंकि आटे के पास तो था नहीं। लेकिन जब वो होटल के पास से गुजरे तो कांशीराम रुके नहीं, वो चलते रहे। आटे ने सोचा कि कांशीराम की इच्छा मटन खाने की है और वो शायद न्यूयॉर्क होटल जा रहे हैं। कांशीराम को मटन खाना पसंद था। फिर न्यूयॉर्क होटल आया और वहाँ से गुजरे तो कांशीराम ने आटे की तरफ देखा, आटे ने कांशीराम की तरफ देखा, लेकिन दोनों में से कोई रुका नहीं। दोनों समझ गए कि दोनों के पास ही पैसे नहीं हैं। ऑफिस पहुंचने से पहले दोनों ने एक शब्द भी बात नहीं की और उस दिन वे केवल पानी पीकर खाली पेट सो गए। अगले दिन कांशीराम ऑफिस के लिए रवाना होने के लिए उठे और कमरे से बाहर गए। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो वापस आ गए और आटे से बोले, तुम्हारे पास कुछ पैसा है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। कांशीराम बोले, देखो कहीं इधर उधर कुछ पड़ा हो। आटे जानते थे कि ऑफिस में कोई पैसा नहीं है, फिर भी दराज टटोलते रहे। कांशीराम बोले, कम से कम 5 पैसा होना चाहिए। मेरी साइकिल में हवा नहीं है, हवा भराने के लिए कम से कम 5 पैसा तो होना ही चाहिए। मैंने तुम्हारी साइकिल भी चेक कर ली है, तुम्हारी साइकिल में भी हवा नहीं है। चलो खैर, मैं पैदल चला जाऊंगा। छत पर खड़े आटे ने देखा कि कांशीराम ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में स्टेशन की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। दलितों के इस आंदोलन में अंबेडकर और कांशीराम दोनों ब्राह्मणवाद को मुख्य दुश्मन मानते थे, लेकिन कांशीराम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का पक्ष नहीं लेते, जो कि अंबेडकर का विचार था। कांशीराम समझ चुके थे कि विभिन्न संतों और गुरुओं या फुले और अंबेडकर जैसे नेताओं के सभी प्रयासों के बावजूद जातीय व्यवस्था समाप्त नहीं हो पाई। इसलिए वे हाशिए के समुदायों की जातीय चेतना का राजनीतिकरण करने के सिद्धांत पर पहुंचते हैं। वो विश्वास करते थे कि जैसा अंबेडकर चाहते थे, जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी यह था कि छोटी जातियों को राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाया जाए और इसके लिए जरूरी था उनका राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और जब मैं जड़ें देखने लगा तो मुझे जड़ें ही नजर नहीं आई। तो मुझे लगा ये तो समाज ही रूटलेस है। पहले तो जड़ें बनानी होंगी, फिर इसको मजबूत करना होगा और फिर उस मजबूती का सहारा लेकर तब हमें राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। बसपा ने भाजपा के साथ 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। हालांकि भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा में ब्राह्मणवाद को ताकत देने की संभावना छिपी हुई थी, लेकिन यह पूरी तरह से कांशीराम के दिमाग की उपज थी। इस तरह उत्तर प्रदेश में अंबेडकर के सपनों को मजबूत बनाने के लिए कांशीराम और मायावती ने जाति व्यवस्था का खात्मा के नारे को जाति व्यवस्था को बढ़ावा दो में तब्दील कर दिया, ताकि उनकी जातीय पहचान और आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए दलितों को संगठित किया जा सके। बसपा के गठन के बाद यहां से दलित आंदोलन का जन उभार जो कांशीराम ने तैयार किया, वो अब बसपा के गठन के साथ पहले अपने पीक पर पहुंचा और उसका हश्र भी वही हुआ जो महाराष्ट्र के महारों का हुआ। क्या कमियां हुई कांशीराम साहब से? बसपा का उद्देश्य क्या था और आज उसने कैसे दलित नेतृत्व को खत्म कर लिया है? ये सब भाग 2 में।